So friction का वाला 12th question. So let us zoom in a little bit. क्या हो रहा है? तो ये है क्वेश्चन हमारा. So इसमें कुल मिला के बोल रखा है कि दोनों का नेट जो एक्सेलरेशन आ रहा है ऑब्वियसली दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो है बराबर ही होगा बिकॉज ये बोथ आर अटैच्ड टू द सेम. जितना ही आगे जाएगा उतना ही इसको आगे इस साइड में बढ़ना, राइट. जितना इस डायरेक्शन में जाएगा उतना ही इसको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट. ओके, दैट्स व्हाई दोनों का एक्सेलरेशन जो है बराबर होना जरूरी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. ठीक है, तो क्या होगा कि भाई टेंशन का वैल्यू तो बराबर रहने वाला है. जितना इस पर टी लग रहा होगा उतना ही इधर को टी लग रहा होगा, है ना. इधर को खींच रहा होगा टेंशन का, राइट. तो और दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू हम बराबर रख देंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देंगे. निकालने के हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा ठीक फाइन. तो कुल मिला के हमको क्या बोल पता रखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट. तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू जी. तो हमारा क्या हो गया भाई नॉर्मल हो गया, है ना. उसको म्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू. ठीक है, तो टी माइनस दिस टेंशन इधर को लगेगा बिकॉज नेट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. टेंशन की तरफ ही जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है. यानी टेंशन का वैल्यू बड़ा होगा फ्रिक्शन से, राइट. तभी तो ब्लॉक जो 2 kg वाला आगे बढ़ पाएगा, राइट. सो आई कैन राइट जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज टी माइनस म्यू इंटू 2 kg या 2 इंटू जी. ठीक, इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2 इंटू जो कॉमन मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का जो कि है 0.5, राइट. आई कैन राइट लाइक दिस. दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, है ना. लेट से हम बात कर रहे हैं कि देखो अलोंग द इंक्लाइन पे, है ना. अलोंग द इंक्लाइन पे मोशन की बात कर रहे हैं. न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो व्हाट विल बी दैट. हमको पता है कि इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ये ब्लॉक, मूव डाउनवर्ड्स. तो फिर हम लिख देंगे क्या भाई, एक तो एम जी इधर को आने वाला है एम जी साइड को आने वाला है, राइट. एंड दिस विल बी नॉर्मल. और ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं. दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30 डिग्री दिस एंगल, है ना. हमको पता है कि एम जी तो भाई इस पर ऐसे लगने वाला है. तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये नॉर्मल कॉस थीटा, राइट. एम जी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 किसका वैल्यू, ये नॉर्मल का. नॉर्मल इधर को ऐसा लगेगा ना. नॉर्मल विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी कॉस थीटा, जो थीटा है ये वाला, right. If you see it in a vertical direction, the vertical direction, in a direction perpendicular to the incline, okay. अगर perpendicular to the incline direction में न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाते हैं क्योंकि perpendicular direction में तो ये मोशन में है ही नहीं, राइट. हाँ सर n माइनस एम जी कॉस 30 0 हो जाएगा. तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, n इक्वल टू हो जाएगा भाई एम जी कॉस, एम जी कॉस 30, यानी m की अगर मैं वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 4g cos 30. ये फिर cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 आप डाल सकते हो, राइट. और फिर क्या होगा भाई एम जी साइन 30 जो है इधर को लगने वाला है फोर्स और टी जो है ऊपर की तरफ लगने वाला है ना. तो मैं यहाँ पे एक और लिख सकता हूँ क्या, एम जी, अच्छा हाँ फ्रिक्शन भी लगने वाला, राइट. फ्रिक्शन किधर को लगेगा, टी के डायरेक्शन में लगेगा कि एम जी साइन 30 के डायरेक्शन में लगेगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एम जी साइन 30. एम जी साइन 30 इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट. सर टी के डायरेक्शन में, टी के डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन, रिलेटिव मोशन. तो क्या हो जाएगा भाई एम जी साइन 30, है ना, माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, एन की वैल्यू तुमको ही पता चल गई, म्यू इंटू एन हो जाता है फ्रिक्शन का वैल्यू. तो म्यू कितना है यहाँ पे म्यू 2 है, म्यू 2 इंटू 4g cos 30 से √3 का वैल्यू डालना. ठीक, ये समझ में आया कैसे करा मैंने. दिस आई एम ट्राइंग टू एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन का फोर्स माइनस टेंशन तो कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू एक्सेलरेशन का 0. क्लियर.
पे म्यू 1 है। सर सर इधर mg sin थीटा कहाँ से आया? अगर देखो mg का दो कंपोनेंट होगा, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो पैटर्न में हाँ तो mg sin थीटा इस वाला कंपोनेंट होगा, तो पैरेलल टू द इंक्लाइन। देख रहे हो, एस डायरेक्शन इस डायरेक्शन, mg अगर ये cos थीटा है तो इस डायरेक्शन में sin थीटा होगा। सर यही मेरा मतलब गलती है, लाइक जितने भी इंक्लाइन वाले सम है सर, सब में मतलब मैं mg sin थीटा इन्वॉल्व ही नहीं किया हूँ। तो mg sin थीटा आप इन्वॉल्व कर, फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। ऑलराइट, हाँ अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है ना, टी टी तो कैंसिल हो जाना है एनीवेज, इनको ऐड करोगे तो है ना एक कॉमन इक्वेशन आ जाएगी, राइट, एंड देन कैन जस्ट फाइंड आउट वो भी। अब तो निकल जाएगा ना आपसे, यस सर। ठीक है। एंड सर क्वेश्चन नंबर 14, आई मीन आपका 13 है, सॉरी। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, आपका नो सर, 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 सर, 14 सॉरी। मेरा भी 14 ही होगा ना, सर 14 1 4, हाँ। यही वाला ना। सर लाइक इसमें आंसर तो पीछे आई मीन 16 डिग्री दिया है एंड मेरा आया था tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स मतलब मेरे को 3/4, हाँ तो tan इनवर्स 3/4 तो उतना होता है भाई, होता है 37 डिग्री। अच्छा ठीक है अच्छा, तो मुझे लगा साइन इनवर्स 3/4 37 होता है। ये आप तो tan इनवर्स पूछे ना, हाँ साइन इनवर्स 3/4 10 डिग्री तो नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स 3/4, 3/4 साइन इनवर्स तो नहीं होगा। एनीवेज तो साइन द कितना पीछे आंसर कितना दे रखा है, 10 डिग्री, सर 16 डिग्री। 16 डिग्री, 16 डिग्री, ठीक है। The friction coefficient between a road and the tire of a vehicle is 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brakes are applied, the wheel starts skidding. The vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meters. अच्छा, तो टायर और व्हीकल के बीच में जो कोफिशिएंट है वो म्यू की वैल्यू दे रखी है हमको 4/3, ऑलराइट, यस सर। है ना, ये हमारा म्यू हो गया। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में हैव सो दैट वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द व्हील स्टार्ट्स स्किडिंग, a vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meters, ठीक है। तो आपको बताना है कि रोड का कितना मैक्सिमम सर इंक्लाइन होना चाहिए, इससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। उससे आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। यस सर, उनसे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। मेरा मतलब n का वैल्यू आया था mg cos थीटा, तो मैं उसको पैरेलल वाले कंपोनेंट में मतलब पुट कर दिया, फिर उसी से मेरा यही आता tan इनवर्स 3/4। तो अगर गाड़ी जा रही होगी नीचे, गाड़ी क्या कर रही है, नीचे जा रही है ना, राइट, नीचे की तरफ जा रही है गाड़ी, और ये इंक्लाइन है तो स्ट्रेट एंगल है, फाइन। तो वो बोल रहा है कि एक बार उस पर हार्ड ब्रेक लगेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगे, यानी पूरा का पूरा फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ठीक, क्लियर है ना। म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा कैसे हो जाएगी, ये तो एम जी हो जाएगा, पिछले वाले केस में एम जी हो यस जाएगा, सर। और ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो उसका ये नॉर्मल जो होगा एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, फिर म्यू एम जी कॉस थीटा जो हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा, विच विल बी अप, क्या बोलते हैं, अप द इंक्लाइन प्लेन, यानी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा बट इट विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स, इट विल द फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है। और नीचे का वैल्यू एक्ट करेगा एम जी साइन थीटा, राइट, है ना। हाँ सर। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ विल गिव यू द नेट फोर्स, है ना।
दैट विल बी द नेट फोर्स। ओके, और क्योंकि maximum incline the road may have so that the hard wheels are tired or wheels are skidding, vehicle going down at a speed of कितना stop within 5 मीटर। यानी आपको देखो फ्रिक्शन तो हमेशा जो है कितना उससे बड़ा ही होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है। जो एफ होगा वो बड़ा होगा एम जी साइन थीटा से, एम जी साइन थीटा से। क्यों? क्योंकि भाई अब व्हीकल को स्टॉप करना है ना नीचे आते हुए, राइट? इफ व्हीकल हैव टू हाँ स्टॉप तो फ्रिक्शन मतलब उसका नेट एक्सीलरेशन हैज टू बी वर्टिकली आई मीन अप द इंक्लाइन। यस सर। ब्रेक लगाने पे तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, वरना तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है ना, राइट? ब्रेक लगा रहे हैं तो स्किडिंग होकर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी टायर जो है रोड पे घिस रहा होगा, राइट? तो अगर टायर रोड पे घिस रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और एम जी साइन डेटा नीचे लग रहा होगा। अगर उसको रुकवाना है, गाड़ी को रुकवाना है, तो नेट एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? ऊपर ऊपर की तरफ होना चाहिए, राइट? यानी कि जो है फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन डेटा से बड़ा होना चाहिए, राइट? अब उसने पूछ रखा है कि कितना होना चाहिए थीटा, ये जो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, ताकि जो है आपका जो ये स्टॉपिंग जो हो जाए वो कितना 5 मीटर के अंदर ही हो जाए। तो इससे आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा आपको? यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा, है ना? जो आपका मैक्सिमम हाँ एक्सेलरेशन जो सर। उसका वैल्यू निकल जाएगा आपको आपके पास, और फिर उस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे वाला केस जो लिमिटिंग केस है वो यहाँ पे डाल देना, आपका जो थीटा का वैल्यू आता है। क्लियर? आप ऐसे किए ना, आप एम जी साइन थीटा इसमें लिए कि नहीं लिए? इसमें हाँ सर, इसमें लिया था। आई मीन इसमें मेरा पैरेलल का वाला जो इक्वेशन आया था वो था फ्रिक्शन माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। एम ए ठीक है, ए की वैल्यू एंड अभी मैं फिर मेरा सर ए का वैल्यू -10 आया था। आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में था एक्सीलरेशन। तो किधर से, इधर से निकाला था आपने, इधर से? हाँ सर। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू जस्ट 5 मीटर में रुकने के लिए, यानी उससे अगर कम हुआ एक्सेलरेशन तो वो आगे बढ़ जाएगा, राइट? यानी तो यस आप सर। आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाल दिया है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, राइट? है ना? हाँ सर। ओके। एंड सर नॉर्मल एम जी कॉस थीटा था, उसको मैं पुट कर दिया था इसी इक्वेशन में। यानी एफ को यानी यहाँ पे लिखोगे ना आप, यहाँ पे हाँ सर। म्यू इंटू वर्ड एम जी कॉस थीटा, ऐसे लिखोगे ना, माइनस, राइट? एन उसकी जगह एफ की जगह मैंने डाल दिया है ना। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया होगा, ए की वैल्यू इधर से निकाली होगी, 36 यानी 5/18 कितना हो गया भाई? 10, 10 मीटर पर सर सेकेंड। 10 आया था। 10 मीटर, ये क्या है? स्पीड है, ये क्या है? स्पीड है, तो इनिशियल स्पीड है। है ना? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट 2s लगाओगे, यानी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू जो है जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो है, माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड ना, उसका स्क्वायर यानी 100, ठीक है? इक्वल टू 2as, 2 इंटू ए इंटू एस कितना है? 5 है। तो आपका आंसर कितना आ गया? ए का 10 आ गया। -10। हाँ यस सर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे, लेकिन आप ए की वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ पे -10 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? नहीं सर, मैं 10 लिखा था। 10 लिखोगे, राइट? तो एम तो चलो काट ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एम को। हाँ आंसर फिर ए भी कट ही जाएगा अगर जी कॉमन ले ले। जी कॉमन ले तो ए कट जाएगा, ए कैसे कट जाएगा? अच्छा, सर आप आई जी मीन को ए जी के को अगर 10 टेन, एज्यूम करे तो। ओके, जी को तो 10 सर मैं एज्यूम कर वैसे रहे जी भी कर दिया था। हाँ। हो, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है ना? यस सर। आंसर यानी पे आप, यू का वैल्यू पुट। अच्छा तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है आपका? टेन थीटा इक्वल टू आ जा रहा था आपका 4/3, 4/3, 4/3। 4/3 है ना मेरा वैल्यू तो। अच्छा नहीं, मेरा 3/4 आया था, tan इनवर्स 3/4।
ठीक है 4/3 अगर हम लेट्स से 4/3 का अगर हम tan इनवर्स निकालेंगे आंसर कितना दे रखा है 16। सर 16। तो tan इनवर्स 3/4 निकाल लेते हैं कितना आ जा रहा है इसका वैल्यू। कैलकुलेटर ये तो 34 बता रहा है। कितना बता रहा है 34 बता रहा है। tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू। मैंने 3/4 का जो आप टाइप अभी स्क्रीन में जो आप शेयर किए थे। tan इनवर्स कितना 4/3 ये कितना 3/4 का। सर tan इनवर्स 4/3 तो 53 बता रहा है। अच्छा हाँ 4/3 53 हो जाएगा यस यस यू आर राइट 4/3 53 हो 3/4 जाएगा। तो 37 बता रहा है। तो 53 तो 53 tan इनवर्स 4/3 इज 53 तो 53 मैक्सिमम एंगल नहीं आया क्या कुछ अलग आया मैक्सिमम एंगल। हाँ उसके बाद तो उसका जो है बढ़ता जाएगा राइट। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 16 16 डिग्री 16 डिग्री maximum incline the road may have so that one hard brakes are applied the wheels start skidding and the vehicle going down at a speed of itna will stop within 5 meter okay stop within 5 meter तो आपने जो है मैक्सिमम वाले का जो है वो बताया ठीक है उसके बाद आपने ओके इंटरेस्टिंग ठीक है इसको मैं देखता हूँ फिर बाद में ऑलराइट मेरे को जितना समझ में आ रहा था अगर हो सकता है मैं कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भी बट जितना मुझे समझ में आ रहा है द आंसर इज कमिंग इट टू बी 53 डिग्री ठीक है दैट इज tan इनवर्स 4/3 ठीक है और कुछ इसको मैं फिर से देखता हूँ। तब एक सर इसी के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 13 का सर इसमें बस मेरे को मतलब थोड़ा इक्वेशन जानना है मतलब देखने मेरा इक्वेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है। मेरा जो आंसर आया वो एक्चुअल आंसर से मतलब 2 वैरी कर रहा है बाय 2। The friction coefficient between the table and the block shown in the figure is 0.2. Find the tensions in the two sticks. Okay, the friction coefficient between the table and the block shown in the figure is 0.2. Find the okay. Find the tensions in the two strings. अच्छा तो एक तो केस ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो है सो अगर मूव करना होगा तो ये ऑब्वियसली किधर को मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट मूव लेफ्ट करेगा की तरफ। वरना दूसरा केस हो सकता है कि ये जो है रेस्ट पे हो है ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी ठीक है बट दैट पॉसिबिलिटी इज लेट्स से अगर इधर को 5 चला जा रहा है उसको अगर मेंटेन करना तो स्टैटिक है मान लो स्टैटिक है तो 5 इधर को लगाएगा और ये कितना लगाएगा 15 मान लो 10 मान लेते हैं हमने कितना निकालेगा 2.2 लगाएगा ठीक है तो नहीं हो पाएगा सो इट हैज़ टू मूव एक्चुअली इट विल बी मूविंग विद सम एक्सेलरेशन आपको टेंशन निकालना है राइट तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल देना तो उससे आपको टेंशन पता चल जाएगा है ना राइट क्यों क्योंकि देखो ये टेंशन जो है ऊपर लगेगा इसमें भी और इसमें भी ऊपर लगेगा तो कहीं पे भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दो आपको टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी क्यों क्योंकि द नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल विल बी व्हाट इट विल बी इक्वल टू व्हाट सर MA। एम ए राइट तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो जो भी आपको लगाना है राइट कॉमन एक्सेलरेशन आएगा तीनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो सेम हो जाना
ठीक है। तो चलो हम टेंशन की वैल्यू इस वाले तार में कितनी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाले तार में कितनी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, स्मॉल टी। चलो स्मॉल टी मान लेते हैं, इसको टी डैश मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, टी डैश। इतना तो समझ में आ रहा है, दोनों तारों में अलग अलग टेंशन लगेगा, राइट, है ना। यस सर। ठीक है, क्यों, अगर ये इधर को मूव कर रहा है तो इसमें दो दो फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक क्या लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है, इधर को क्या लग रहा है, टी डैश लग रहा है, कैपिटल टी। स्मॉल इसको टी। इधर को मूव करना है तो अलग अलग टेंशन लगने चाहिए इस पर, राइट, बराबर नहीं होगा दोनों को टेंशन, बराबर आंसर बराबर। फ्रिक्शन भी लगेगा फिर दोनों तरफ। फ्रिक्शन जो है इधर को लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 इंटू 10 इंटू पॉइंट, ठीक है ना, हाँ। राइट। 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू जो है ना 10 लगना, ठीक है, 10 न्यूटन लगना है फ्रिक्शन, ऑलराइट है ना। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वेशन कोई से भी ले लो, आप सॉल्व कर लो, खत्म करो। नहीं नहीं, हमारे पास क्या है, हमने ऐसे। हमको क्या पता करना है, टेंशन्स पता करनी है, राइट। यस सर। तो आप इक्वेशंस बना लो, आपसे इक्वेशंस मतलब आपको इक्वेशन बना के देखनी है, राइट, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, राइट। सर यहाँ पे इक्वेशन ठीक है, मतलब आप जो किए, मैं उसको उल्टा किया, आई करेगा, लेकिन मैं जो केस अज्यूम करके जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 3 kg वाला नीचे की तरफ किया था। क्या बोल रहे हो आप, कि सर मैं जो केस केस अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मेरा 15 kg वाला ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा था। हाँ तो सही है, उसी उधर पे मूव करेगा, और क्या? सही है। 15 इंटू जी माइनस टी, उस पर फोर्स लगेगा नेट वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए। तो 15 इंटू, ये वाली इक्वेशन बन गई ए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन चलो इस ब्लॉक के लिए बना देते हैं। तो इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी भाई, टी माइनस टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी टी डैश माइनस 5 जी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 ए, ठीक है, ऑलराइट। यस सर। ओके, तो फिर आप इन दोनों को चाहो तो इक्वेट भी कर सकते हो, बट टी डैश कैंसिल नहीं होंगे इन केस में। ठीक है, फाइन, सॉल्व कर लो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं एंड दैट्स इट, यू आर हैविंग 3 वेरिएबल्स। आपको तीनों के तीनों वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आपको सॉल्व करना है आपको मर्जी, सॉल्व करूँ कि ना करूँ, कर लोगे ना आप सॉल्व, कि मैं सॉल्व कर दूँ, बिल्कुल। सर मैं कर लूंगा। ओके, इक्वेशंस आपकी यही हैं ना सारी, यू गॉट द हाँ सेम सर ऐसी इक्वेशन, है। ओके फाइन। मेरे ना बोर्ड तो नहीं हो रहे, you are seeing the like questions, right? You are Yes, sir. engaged, right? Yeah, yes, sir. Sir, I had a doubt in question number 20, sir. तो उसका एंगल का वो ठीक है, बिल्कुल फाइन। यस सर मैं कर लूंगा। चलो 20 question. A block of mass m is kept on a rough or horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. Block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? तो आपको क्या है, आपको एक ब्लॉक दे रखा है, यू हैव बीन पता है कि एक ब्लॉक है और वो एक सरफेस पे है, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो म्यू का वैल्यू है वो आपको दे रखा है, कितना म्यू है, ठीक है। वैसा उस ब्लॉक का नाम जो है m, ठीक है। तो राइट, ब्लॉक इज टू बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, what minimum force is needed to slide the block, in which direction should this force act, ठीक है। तो आपको बताना है कि मिनिमम फोर्स इस पर कितना लगाएं ताकि जो है ब्लॉक जो है मूव कर जाए, ठीक है, स्लाइड कर जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो क्या होता है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो, एक तो ऐसे डायरेक्शन में लगा सकते हो, फिर एक एंगल पे लगा सकते हो, है ना।
राइट। अगर ब्लॉक को स्लाइड करवाना है तो दोनों तरीके से आप फोर्स लगा सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी लगा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि किस किस केस में जो है मुझे कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, किस एंगल पे जो है मुझे कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि जो ब्लॉक जो है स्लाइड कर जाए। समझ में आया? मान लो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो तो आपका जो फोर्स है वो विल बी जस्ट एक्टिंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपको कुछ स्लाइडिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। ज़्यादा फोर्स लगाया तो भाई ब्लॉक ही उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, यू हैव टू फाइंड दैट थीटा, थीटा एंगल फाइंड करना पड़ेगा जिस पे जो है। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको। लेट्स से कि आपने जो है फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, एफ, है ना। एंड लेट्स से योर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से हम फोर्स एफ लगा रहे हैं और उस पर एंगल जो है थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। तो उसका एक एफ साइन थीटा जो है ऊपर लगेगा और एफ कॉस थीटा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। एंड द ब्लॉक शुड मूव लाइक दिस। इक्वेशन आप कैसे आ जाएगी, एफ कॉस थीटा माइनस एफ। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर इनटू म्यू, है ना। तो उसमें नॉर्म वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो ऊपर क्या लग रहा होगा, एफ कॉस थीटा लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल भी लग रहा होगा। तो नॉर्मल ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे जो है एम जी लग रहा होगा। इस केस में एम जी विल नॉट बी इक्वल टू नॉर्मल, नॉर्मल विल नॉट बी इक्वल टू एम जी। नॉर्मल कितना हो जाएगा भाई, नॉर्मल विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इस डायरेक्शन में जो है एफ का कॉम्पोनेंट आ जाएगा साइन थीटा, राइट, एफ साइन थीटा। तो क्योंकि एम जी विल बी इक्वल टू एन प्लस एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी एम से, राइट। सो दैट विल बी हाउ मच, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है, ये क्लियर आपको मिलन, why the value of normal will be less in this case? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so value of normal will be what, as I said, it will be mg minus f sin theta. क्यों, क्योंकि f sin theta is also acting in this direction, f sin theta plus n is equal to mg, obviously n will be less than mg, so n will be equal to mg minus f sin theta. ओके, तो ये हमारे पास आ गया भाई, ये n का वैल्यू। अब इसके साथ म्यू लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, म्यू लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा जो एक्ट करेगा स्लाइड होते हुए, है ना। तो ऑब्वियसली उसके बराबर हो जाना चाहिए कम से कम फोर्स हमारा नेट फोर्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एफ का वैल्यू लिख दोगे माइनस एफ, इस डायरेक्शन में क्या लगने वाला है भाई, एफ कॉस थीटा लगने वाला है, और माइनस एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाई, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है, है ना। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी इतना इतना अगर आप फोर्स लगा दोगे तो उसके बाद वो मूव कर जाएगा, है कि नहीं। दिस इज लिमिटिंग वैल्यू, राइट, समझ में आ जा रहा है ना। म्यू एन इज द व्हाट, द लिमिटिंग वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इतना फोर्स लगा दोगे तो वो मूव कर जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, जैसे थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा और इतने फोर्स पे वो मूव करना चालू कर जाएगा, बहुत धीमी स्पीड से। समझ में आ रहा है क्यों मैं बोल रहा हूँ, है ना। ओके, होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। दिस इज व्हाट यू हैव, Yes, sir. ओके। तो देखो म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, एम जी की वैल्यू कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है भाई, एफ और थीटा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आपको क्या बताना है, डी एफ बाय कुछ कर दो, डी थीटा कर दो, है ना। आप क्या करोगे, फोर्स और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप निकालो, है ना। और फिर जो है उसको थीटा से जो भी फोर्स आएगा, डी एफ बाय डी थीटा इक्वल टू 0 कर दो, समझना है। उस पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड, समझना है। एफ देखो, इससे आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। आई शुड बेटर गो फॉर दैट वाइट बोर्ड बिकॉज आई वांट बी एबल टू राइट। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, एफ cos थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस एफ sin थीटा, म्यू एम जी माइनस एफ sin थीटा, ऑलराइट। सो लेट अस गो टू वाइट बोर्ड। तो हमारे पास क्या था भाई, एफ
cos theta minus mu mg minus f sin theta। ठीक है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है फोर्स और sin थीटा मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एफ को हमको एक्सप्रेस कर देना है थीटा के टर्म्स में एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मैं एफ को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ तो दिस विल बिकम व्हाट एफ cos थीटा प्लस म्यू एफ sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू एम डी। क्लियर है भाई? ओके फाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको कॉमन लूँ तो मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर है? अब मुझे किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है आपका, तो मैं क्या लिख दूंगा फिर डी एफ बाय डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा इस चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। तो अगर एक आंसर मैं प्रोसीड करूँ या फिर यू विल बी एबल टू डू फ्रॉम दिस पॉइंट और शुड आई डू द कंप्लीट? मिलन आई एम ऑडिबल? हो जाएगा। मिलन को यस आवाज? सर। ओके, सो शुड आई कंटिन्यू सॉल्विंग द यस सर, क्वेश्चन और थोड़ा यू विल डू ब्रेक द? होके आवाज आ रहा है सर। So you will be able to do the question from here on, and you have understood till this point. No sir, I'll be able to solve it sir. Fine. So, but you have understood why I am doing this, right? Yes, you are able to understand why I did Yes this. sir. Yes sir. Yes sir. चलो ठीक है, और कुछ? हाँ सर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। मैं किया लाइक समझ ही नहीं पाया तो फिर अटेम्प्ट नहीं किया। the friction coefficient between an athlete's shoes and the ground is 0.9. Okay, suppose a superman wears these shoes and races for 50 meters. There is no upper limit on his capacity of running at high speeds. Find the minimum time that he will have to take in completing the 50 meter starting from the start. Suppose he तो takes ये वाला जो exactly this सेंटेंस है minimum नो time. अपर लिमिट, उसका मतलब यही होगा ना कि उसका v मतलब इनफाइनाइट है। V infinite है। If shoes and races to 50 meters, there is no upper limit on his capacity of running at high speed. Alright, find the minimum time that he will have to take in completing the 50 meter starting from this. Suppose he takes exactly this minimum time to complete the 50 meter. What minimum time will he take to stop? तो आप क्या करोगे इस केस में, क्योंकि क्या है अल्टीमेटली जो फोर्स लगाने वाला है वो कौन लगाने वाला है? इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो थोड़ा वी मे हैव टू थिंक अ लिटिल बिट मोर, बट सिंपलिस्टिक वे में अगर हम सॉल्व करें तो हमें वी नो एक्सेलरेशन निकालना है। द एक्सेलरेशन अगर निकाल। एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो सर टाइम भी मिल ही जाएगा। एक्सेलरेशन आपको मिल जाना चाहिए आई गेस, राइट? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो आदमी का वेट होगा है ना इंटू 0.9, आदमी का वेट कितना होगा, जितना भी होगा इंटू जी, मास इंटू जी, उतना वेट होएगा, राइट? है कि नहीं? और फ्रिक्शन तो उसको आगे फोर्स देगा, जितना भी उसका एक्सेलरेशन होने अच्छा वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है? हाँ फ्रिक्शन फोर्स की तो वजह से होने होगा। वाला है, राइट?
वो पुश करेगा ना, तो फिर क्या फ्रिक्शन की वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, एक नॉर्मल आएगा और एक फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली आगे फेंकेगा, है ना। तो उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मतलब हाँ सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा भाई इसका आंसर, आप निकाल लेना।